हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट मेजरमेंट का ये लेक्चर नंबर 3 है और आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल यूनिट्स। इससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज, इन सब बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि ऐसा यूनिट जो भी हमने बनाया था फंडामेंटल क्वांटिटीज की, उनकी यूनिट्स को डिफाइन कैसे करते हैं, उनको स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब जो हमने यूनिट बना दी, जैसे मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, ये हर जगह पे यूज करना, अपने डे टू डे लाइफ में और हर काम में यूज करना, हर जगह जहां भी हम एक्सपेरिमेंट करने जाएं, जहां भी हम अपनी लाइफ में चाहे तो वहां यूज कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली पॉसिबल है, बट ऐसा करने में आसानी नहीं होती है, कन्वीनियंट नहीं है, उतना हमारे लिए सहूलियत नहीं है कि हम हर जगह पे मीटर को यूज कर पाए, हर जगह पे किलोग्राम को यूज कर पाए। से फॉर एग्जांपल बहुत छोटी यूनिट, बहुत ही छोटी चीज मेजर करना हो, लाइक द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ एटम। मैं एक मॉलिक्यूल की साइज की बात करूं, या एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक के डिस्टेंस की बात करूं, तो आप इसमें कितने मीटर बोलेंगे? भाई ये दूरी तो बहुत ज्यादा है, एक दूरी बहुत छोटी है, डिस्टेंस बहुत ही कम है। सो ऐसे में हमें जरूरत पड़ी कि हम जो डे टू डे लाइफ में, अपने कॉमन लाइफ में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी इन्हीं को हमको बेस बना करके एक यूनिट्स को डिजाइन करें, एक ऐसे यूनिट को बनाएं जिनको यूज कर पाना आसान हो। जैसे अगर मास की बात की जाए, सो जनरली हम मास की यूनिट को किलोग्राम में ही मेजर करते हैं। लेकिन जब हम बहुत बड़ा मास लेते हैं, जैसे एक पूरे ट्रक में लदा हुआ मास, एक पूरे प्लेनेट का मास, या एक ऐसे 2-4 ऐसे प्लेनेट हो गए ऐसे इसके मास, तो इसके मास को हम किलोग्राम में बोलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जीरो लगाना पड़ेगा। 10,000, 1 करोड़, 10 लाख, ऐसे में इतना ज्यादा नंबर याद करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चूंकि हम कंटिन्यूअसली उसके साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसलिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक दूसरी यूनिट बना दी और फिर मीटर से या किलोग्राम से उसका कन्वर्जन करना सीख लिया। जैसे टन, मीट्रिक टन, मिलीग्राम, कैरेट, आपने सुना होगा इन सब यूनिट्स के बारे में। दीज आर नोन एज प्रैक्टिकल यूनिट्स। इन सब यूनिट को बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो आज डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और कन्वर्शन जानते हैं उनके बारे में। हम जानते हैं कि जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मीटर कितने मीटर के इक्विवेलेंट होगा, कितने किलोग्राम के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि बेस हमारा ऐसा यूनिट ही है, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, यही सब हमारे बेस हैं। बट हम हर जगह पे इनको कॉमनली यूज नहीं कर पाते, तो इसीलिए हमने बनाया प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो इसमें पहला लेते हैं प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट को चूज करते हैं। पहले हम इसको डिसाइड करते हैं कि लेंथ में जब हम छोटी लेंथ, बड़ी लेंथ मेजर करेंगे, तो प्रैक्टिकली कौन सी यूनिट हमने डिसाइड की है इसके लिए। तो इसमें पहला है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज किया जाता है एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। प्लेनेट टू प्लेनेट जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं और वहां पर हम चाहें कि मीटर यूज करें, तो लाखों मीटर, करोड़ों मीटर हो जाएंगे। करोड़ों क्या, 10 to the power 16, 10 to the power 15, इतने मीटर हो जाएगा। 10 के आगे इतने जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 के आगे। तो हम उतने सारे नंबर्स को याद न करें, उतने सारे नंबर को बार बार लिखना पड़ेगा। और चूंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके साथ, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहे हैं, और हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट और इन सब के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो बार बार ये डेटा लिखने से अच्छा है कि कोई ऐसी यूनिट बनाई जाए जिसको बोलने में आसानी हो, जिसको लिखने में, जिसको याद करने में आसानी हो, और हमारा कन्वर्जन पता हो कि हम कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने मीटर के इक्विवेलेंट होगा। सो हमने एक यूनिट बनाई कि एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक के डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। और इसके लिए हमने इसको स्टैंडर्ड कैसे बनाया, सो इसके लिए हमको ये पता है कि अर्थ अपनी ऑर्बिट में सन के चारों तरफ घूमती है, और सन उसके किसी एक फोकस पे होता है। मान लो ये सन,
एलिप्स के दो फोकस होते हैं। आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे केपलर्स लॉ, तो उसमें बताया जाएगा आपको कि एलिप्स है, अगर सर्कल नहीं है, अगर एलिप्स है तो इसके दो फोकस होते हैं और सन उसके किसी एक फोकस पे होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी प्लेनेट। तो मान लो अर्थ के रिस्पेक्ट में सन यहाँ पे है, तो एक डिस्टेंस कभी कम होता है और कभी अर्थ बहुत दूर चली जाती है तो सन के साथ उसका डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम इस पूरे डिस्टेंस का, कभी अर्थ यहाँ पे है तो ये डिस्टेंस है सन के साथ, कभी अर्थ यहाँ चली गई तो सन के साथ ये डिस्टेंस है, तो ये छोटा होगा फिर बड़ा होगा, छोटा होगा फिर बड़ा होगा। सो हम पूरे का एवरेज ले लेते हैं। सो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसी को बोला गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इसका डेफिनेशन लिखिए, मैं बोल रहा हूं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हुआ कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस। सो मैं लिख देता हूं इसको, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अब ये तो पता पड़ गया, हमने स्टैंडर्ड बना लिया, अर्थ के मोशन, प्लैनेटरी मोशन को बेस बना करके इसको स्टैंडर्ड बना लिया। अब इसका कन्वर्जन भी आना चाहिए हमको ये पता होना चाहिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के इक्विवेलेंट है। तो मैं यहां पे लिखता हूं आपको, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। अब सोच के देखो, 10 टू द पावर 11 मीटर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इतने मीटर के इक्विवेलेंट होता है। मैंने 10 के आगे हमें इतने जीरो लगाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है आप ये याद रखें कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद के जो एक्सपेरिमेंट होंगे हमारे एस्ट्रोफिजिक्स के, उसे करने में, उसके करते वक्त हमें डेटा लिखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर हमें ये पता है कि एक प्लेनेट एक्स है और एक प्लेनेट वाई है जिसके बीच में 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है, तो हमें ये पता पड़ गया कि अर्थ सन से जितनी दूर है उसका 4 गुना वो दोनों प्लेनेट आपस में दूर है। एक्स और वाई आपस में कितनी दूरी पे हैं? अर्थ और सन जितनी दूर है एक दूसरे से उसका 4 गुना, 4 टाइम्स, क्योंकि उसका डिस्टेंस क्या है? 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद हमें अगर कन्वर्जन करना होगा तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मीटर के इक्विवेलेंट है? 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। जनरली आप जब इसको इसके साथ न्यूमेरिकल हैंडल करेंगे तो अप्रोक्सीमेट करके इसको लिख देंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 4 इसके बाद क्या आ रहा है? 9, तो इसे राउंड ऑफ करके और इसको 5 बना लेंगे। सो राउंड फिगर में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस डेटा को यूज करेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये एक हमने यूनिट बनाई। अब इसके बाद एक स्टार से लेकर के एक स्टार तक का डिस्टेंस और ज्यादा, भाई इससे भी बड़ा हमको डिस्टेंस चाहिए था, क्योंकि यही काफी नहीं था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बात नहीं बनी, तो हमने इसके लिए यूज किया लाइट को एज ए रेफरेंस। स्टैंडर्ड बनाने के लिए लाइट को यूज किया कि लाइट 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रेवल करता है, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो 1 घंटे में कितना चलता होगा, तो मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। फिर ऐसे ही उसको बढ़ाते चले गए, 24 आवर में कितना चलता होगा, पूरे एक साल में 365 डेज में कितने सेकंड होते हैं। अगर उससे मल्टीप्लाई कर लो तो आपको वो डिस्टेंस मीटर में मिल जाएगा कि लाइट एक साल में कितने मीटर ट्रेवल करता है। सो उस डिस्टेंस को बोला गया लाइट ईयर। LY से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, इसके नाम में ही है लाइट ईयर। एक साल में, इन 1 ईयर द पाथ और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इज नोन एज लाइट ईयर। एक पूरे ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोला जाता है लाइट ईयर। जनरली इसको यूज करते हैं हम एक स्टार से लेके दूसरे स्टार तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए। जैसे मान लो सन एक स्टार है, सन के जैसे ही हमारे इस गैलेक्सी में, यूनिवर्स में और बहुत सारे स्टार हैं, तो उन 2 स्टार के बीच का जब हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं लाइट ईयर। क्यों? क्योंकि स्टार ही एमिट करता है लाइट, प्लेनेट तो लाइट एमिट करता नहीं है। लाइट किससे निकलती है? स्टार से। इसीलिए हमने स्टार से स्टार तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक ऐसी यूनिट बनाई
प्रैक्टिकल यूनिट बनाई जिससे मेजर करना आसान हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक स्टार से अर्थ के ऊपर लाइट आती है 10 ईयर में, 10 साल में। इसका मतलब हमसे वो कितनी दूर है, 10 लाइट ईयर दूर है। एक स्टार से दूसरे स्टार तक लाइट जाती है 2 सालों में। इसका मतलब उन 2 स्टार के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 लाइट ईयर। तो इसकी भाषा में बात करना और आसान हो गया, लेकिन ये यूज किया जाता है जनरली स्टार टू स्टार तक का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, या स्टार टू प्लेनेट, इसके लिए भी यूज किया जाता है। और 1 लाइट ईयर इक्वल होता है 9 × 46 × 10⁻15 मीटर। कन्वर्जन होता है इसका, 1 लाइट ईयर इज इक्विवेलेंट टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतने मीटर के इक्विवेलेंट होता है 1 लाइट ईयर। अब इसके बाद इससे भी बड़ी यूनिट, यानी बहुत लंबी दूरी, एक स्टार से और एक पूरे गैलेक्सी में या फिर किसी दूसरे गैलेक्सी की बात हो, एक गैलेक्सी में या एक यूनिवर्स के पार्ट में एक कोई स्टार है। ऐसा ही हमारे गैलेक्सी में बहुत सारे यूनिवर्स पड़े हैं, बहुत सारी सोलर फैमिली हैं। तो दूसरे किसी सोलर फैमिली में अगर कोई स्टार है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने इससे भी बड़ी एक यूनिट बनाई और उसको बोला गया पार्सेक, पैरालैक्टिक सेकेंड। इस यूनिट को बोला गया पैरालैक्टिक सेकेंड, इट इज बिग यूनिट ऑफ लेंथ। हालांकि इसके नाम में आगे लिखा हुआ सेकेंड, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये टाइम की यूनिट है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये लेंथ की यूनिट है और बहुत बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी कह ले, सबसे बड़ी यूनिट हम इसको मेजर करते हैं कि पैरालैक्टिक सेकेंड इज द बिगेस्ट यूनिट और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एक बड़ी यूनिट है और इसका यूज हम करते हैं एक सोलर फैमिली से दूसरे सोलर फैमिली में जो स्टार है या प्लैनेट है उनके बीच का सेपरेशन मेजर करने के लिए। अब थोड़ी सी चीज इसमें समझ लो कि पैरालैक्टिक सेकेंड में हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमने जो कन्वेंशन बनाया हुआ है वो कन्वेंशन है, मान लो ये पूरा का पूरा पॉइंट के आगे जो एंगल ट्रेस हो रहा है, ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक, ये कितना है 360 डिग्री, पूरा का पूरा 360 डिग्री है। अगर इसके 360 टुकड़े किए जाए तो एक टुकड़े की जो वैल्यू होगी वो 1 डिग्री होगी। अगर इसे बराबर बराबर 360 पार्ट में डिवाइड किया जाए 360 पार्ट में, तो एक छोटे से पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 1 डिग्री। उस 1 डिग्री को अगर फिर से 60 पार्ट में डिवाइड किया जाए, 60 इतने पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो उसे उसके एक छोटे से पार्ट को बोला जाता है 1 मिनट और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे एक डैश लगा करके। एक्चुअली ये मिनट वो टाइम वाला मिनट नहीं है, आप उससे कंफ्यूज ना हो। मिनट हम एंगल के लिए भी यूज करते हैं। 1 मिनट एंगल 1 डिग्री का 60वां हिस्सा होता है। 1 डिग्री 360 का 360th पार्ट होता है। 360 में अगर हम 360th पार्ट कर दें 1/360 तो वो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री को भी हमने 60 टुकड़ों में बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर दिया तो एक टुकड़ा उसका बोला जाएगा 1 मिनट, और मिनट को रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर एक डैश लगा के। इसे भी हमने 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस 1 मिनट को भी और प्रिसाइज किया और छोटा बनाया, तो जो एक टुकड़ा था उसका उसको बोला 1 सेकेंड, और इसे डबल डैश से रिप्रेजेंट किया। इसको डिनोट करने के लिए हम उस नंबर के ऊपर डबल डैश लगाते हैं। तो ये 1 मिनट इज द यूनिट ऑफ एंगल। अब मिनट से ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मिनट टाइम के लिए भी यूज किया जाता है, सेकेंड टाइम के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन यहां एंगल के लिए भी यूज होता है। यही थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह जाते हैं और यही कॉम्प्लिकेसी है फिजिक्स की कि कई टर्म्स आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जैसे ये जो सेकेंड और मिनट है ये टाइम के लिए भी यूज होता है और एंगल के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पे हमने 1 डिग्री को जब 60 पार्ट में डिवाइड किया, 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड किया तो उसका एक छोटा सा पार्ट बोला गया 1 मिनट, फिर इसे 60 पार्ट में डिवाइड किया और इसका एक पार्ट बोला गया 1 सेकेंड। तो अब आते हैं डिस्टेंस के ऊपर। ये तो तरीका था हमारा कि हमने कैसे 1 सेकेंड डिसाइड किया कि एक पूरे राउंड करेंगे, पूरा सर्कल बनाएंगे तो कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री। उसे 360 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो एक टुकड़ा कितना बोला जाएगा 1 डिग्री, और उस 1 डिग्री को 1 डिग्री को 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका एक टुकड़ा बोला जाएगा 1 मिनट,
और उसे 60 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो और प्रिसाइज किया हमने, उसके बहुत छोटे से टुकड़े को बोला 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, एंगल बोल रहा हूं मैं, एंगल की यूनिट है ये। सो 1 सेकेंड इज द वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल होगा। आप खुद सोचो, 1 डिग्री अपने आप में बहुत छोटा है, 1 डिग्री इज द वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटा एंगल है। इसको भी हमने 60 पार्ट में डिवाइड किया और उस एक छोटे से पार्ट को बोला 1 मिनट, और फिर उस 1 मिनट को भी हमने 60 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया और एक छोटे पार्ट को बोला, एक टुकड़े को बोला 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल। ये तो हो गया एंगल की बात। अब डिस्टेंस की बात, क्योंकि ये डिस्टेंस की यूनिट है। सो पैरेलैक्टिक सेकेंड मेजर करने के लिए हमने इस चीज को बेस बनाया कि भाई ये जो 1 सेकेंड है वो 1 सेकेंड हमारा रेफरेंस हो गया। अब अगर कोई दो पॉइंट आपस में, ये दो पॉइंट मान लो ए और बी हैं, ये आपस में कितनी दूरी पे हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये हमें पता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ये हमने पहले डिसाइड कर लिया है। तो अगर दो पॉइंट आपस में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे हैं और वो दूर किसी पॉइंट पे 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाएगा 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड और 1 पार्सेक। फिर सुन लो एक बार, अगर दो कोई पॉइंट है और उनके बीच का आपस का सेपरेशन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, वो किसी एक पॉइंट पर, मान लो तो मैं थोड़ा सा इसको आगे रख देता हूं, ये एक आर्क जैसा है, एक कर्व जैसा है, यहां कोई पॉइंट है तो ये एंगल बनेगा। अच्छा, इस पॉइंट को और दूर करते जाओ, यहां अगर खींच दो तो ये एंगल और छोटा हुआ। इस पॉइंट को और दूर लेके आओ तो ये एंगल और छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे ये पॉइंट दूर होता जाएगा वैसे वैसे ये दो पॉइंट जो एंगल सबटेंड करेंगे, जो एंगल उसके ऊपर गिराएंगे, उसके ऊपर बनाएंगे, वो एंगल छोटा होता जाएगा। तो छोटे होते होते हम चाहते हैं कितना छोटा हो जाए? 1 सेकेंड हो जाए। और इनके बीच का सेपरेशन कितना रहे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो एंगल बना रहे हैं उन दो पॉइंट्स के बीच का आपस का सेपरेशन क्या होना चाहिए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वो कितना एंगल सबटेंड करने चाहिए? 1 सेकेंड। देन दिस डिस्टेंस इज नोन एज 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड। तब इस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये आप पहले से जानते हैं, ये वाले डिफरेंशन। तो इस डिफरेंशन से ही हमने कैलकुलेशन कर लिया कि 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड कैसे निकालेंगे। बट जो बेस बनाया और डिफिनेशन बनाया इसका कि दो ऐसे पॉइंट जिनके बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वो अगर उस पॉइंट पर या उस स्टार पर या किसी भी पॉइंट पर अगर 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो उस डिस्टेंस को बोला जाएगा, यानी उस रेडियस को बोला जाएगा 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड। अब 1 सेकेंड हमको पता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पता है, यानी कि ये पता है आपको, आर्क एंगल पता है, तो रेडियस अपने आप निकल आएगा। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस अपने आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। सो 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड को भी डिफाइन कर लेते हैं। थ्री 3.084 into 10 to the power 16 मीटर। इट्स अ बिग यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एक बहुत बड़ी यूनिट है पैरेलैक्टिक सेकेंड। पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, देन लाइट ईयर, और उससे बड़ी यूनिट पैरेलैक्टिक सेकेंड। दो ऐसे पॉइंट जिनके बीच में आपस में सेपरेशन कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और वो जो एंगल सबटेंड करते हैं किसी पॉइंट पर, वो एंगल कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड। सेकेंड इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एंगल। सो तब वो जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का और इन दोनों पॉइंट से, वो कितना बोला जाएगा? 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड। और 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड मीटर में कितने मीटर के इक्विवेलेंट होगा? 3.084 into 10 to the power 16 मीटर। पहले आपने लिखा होगा 10 to the power 11 मीटर जब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिख रहे थे मीटर में। इसके बाद लाइट ईयर 10 to the power 15 मीटर, एंड देन 10 to the power 16 मीटर। पावर बढ़ता जा रहा है, मतलब सबसे बड़ी यूनिट पैरेलैक्टिक सेकेंड होगी। अब इसके बाद
कुछ और कॉमन यूनिट्स की बात कर लेते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। Now some other units, कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूज करते हैं। कुछ यूनिट्स तो ऐसे हैं जो हम पहले से यूज करते चले आ रहे हैं, भले ही हमारे एसआई सिस्टम का पार्ट नहीं है, फिर भी हम उन्हें यूज करते चले आ रहे हैं, आज भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि आपका जो स्केल होता है, जनरली आप जो एक स्केल खरीदते हैं वो कितना लंबा होता है? कितना लंबा होता है सोचो, 15 और 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, या तो 15 का मिलता होगा या फिर 30 का। क्यों सोचा कभी? क्यों नहीं 16 का होता है? क्यों नहीं 12 सेंटीमीटर का होता है? क्यों नहीं 9 सेंटीमीटर का होता है? वो 15 और 30 सेंटीमीटर का ही स्केल क्यों बना होता है? अरे क्योंकि वो फुट में हम मेजर करते थे भाई। हमारे ऊपर जिन लोगों ने राज किया उन लोगों का सिस्टम यहाँ पे चला, एफपीएस सिस्टम। ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे राज किया और ब्रिटिश में चलता था एफपीएस यानी कि फुट, और वो 1 फुट के ही तो इक्वल है। सो 1 इंच जो हम यूज करते हैं, आज भी हम उनके कई सारे टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इंच वाली पटरी है ना, ये चीज यूज करते हैं और उसे 1 फुट का ही तो बनाते हैं, क्योंकि हमारे आज भी जो कमरे डिजाइन किए जाते हैं वो 10 बाई 10 जो होता है वो फुट में डिजाइन किया जाता है। आज भी हम मीटर में काम नहीं करते क्योंकि हमें सहूलियत है भाई। हमें पता है अगर इंजीनियर आएगा तो वो 3.34 मीटर स्क्वायर इंटू 3.34 मीटर स्क्वायर में अपना एरिया मेजर करके लिख लेगा, बट हमें काम करना आसान लगता है फुट में, इसलिए हम फुट में मेजर करते हैं, फुट में अपना काम करते हैं और हमने फिर उसी के इक्विवेलेंट स्केल भी बना रखा है। सो 1 इंच इज इक्वल टू 0.0254 मीटर। ऐसे ही 1 फुट कितने मीटर की इक्विवेलेंट होता है? 1 फुट 3.48 सेंटीमीटर। दैट्स वाई हमारा स्केल जो है, जो हम स्केल खरीदने जाते हैं वो 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, क्योंकि वो कितने फुट में होता है? 1 फुट, यानी आधे फुट का मतलब 15 सेंटीमीटर। तो हमारे लिए काम करना आसान हो गया। हम ये डेसिमल वगैरह में नहीं खेलना चाहते, हम इतना लंबा चलो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं अप्रोक्सीमेटेड हमारा कितना हो, 1 फुट हो, या तो 1 फुट हो, या आधा फुट हो, या 2 फुट हो, या 4 फुट हो। फिर हमने क्या किया कि सेंटीमीटर में उसका कन्वर्शन किया और कन्वर्ट करके एक स्केल बना लिया। तो इसीलिए हमारे जो स्केल हम खरीदने जाते हैं वो या तो 15 सेंटीमीटर वाला मिलता होगा या फिर 30 का मिलता होगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने डिजाइन ऐसे किया है। हम काम किसमें करते थे पहले? फुट में, और आज भी काम करते हैं फुट में ही, क्योंकि देखो आज भी हमारे स्केल 30 सेंटीमीटर ही आते हैं जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। सो 1 फुट 30.48 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड कर दो तो ये आपका हो जाएगा 0.3048 मीटर के इक्विवेलेंट। इसके बाद और यूज करते हैं हम जो अपने डे टू डे लाइफ में, एक और यूनिट होती है यार्ड। यार्ड सुना आपने? गज सुना कहीं? गज, अरे क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट 22 गज की या 20 गज का वो क्रीज, वो जो जिसमें दौड़ते हैं उनका क्रीज कितना लंबा होता है? गज में बोलते हैं उसको, यार्ड में। सो 1 यार्ड कितने मीटर के इक्विवेलेंट होता है? यार्ड भी हम यूज करते हैं। ये सब ऐसे यूनिट्स हैं जिनका यूज हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। अब इसके बाद हमें पता है कि कन्वर्शन क्या है इनका। 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर, इतने मीटर के इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद एक और यूनिट हम यूज करते हैं, हालांकि ये यूनिट अपने यहाँ बहुत कम चलती है, माइल। ज्यादातर ये अमेरिका में, यूएस में चलती है। उनके यहाँ माइलोमीटर बनते हैं, जो कार में हमारे स्पीडोमीटर बना हुआ है और किलोमीटर पर आवर लिखा होता है, चाहे बाइक में चाहे कार में। उनके यहाँ माइल्स पर आवर लिखा होता है, उनके यहाँ माइलोमीटर बनता है। वो माइल्स में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। सो 1 माइल कितने मीटर के इक्विवेलेंट होता है? हालांकि मैं केवल लिख रहा हूं, ये आपकी बुक्स में और हर जगह पे मिल जाएगा। बस हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हम जो कॉमनली प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सहूलियत होती है हमें किसमें काम करना है, कहीं पे यार्ड में, कहीं पे फुट में। फिर हम इनका कन्वर्जन मीटर में करना जानते हैं। हमें पता है कि 1 इंच 1 इंच कितने मीटर के इक्विवेलेंट है, 1 फुट कितने मीटर के इक्विवेलेंट है, 1 यार्ड कितने मीटर के इक्विवेलेंट है, ऐसे ही 1 माइल कितने मीटर के या कितने सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है। सो 1 माइल इज 1.609 into 10 to the power 3 मीटर।
अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर के आसपास। 1.6 का मतलब 1.5 के आसपास मान सकते हैं आप, और 10⁻³ का मतलब है 1 किलोमीटर। सो ये 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के लिए अबाउट माना जाता है। अपने यहाँ हम लोग जनरली बोलते हैं तो बोलते हैं 1 माइल का मतलब, 1 मील का मतलब 1.5 किलोमीटर के आसपास। और एग्जैक्ट उसका डेटा निकालेंगे आप और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.609 इंटू 10⁻³ मीटर के आसपास इसकी वैल्यू होती है 1 माइल की। और भी कई सारे यूनिट हैं, आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक्स में कि इसकी और बहुत सारे यूनिट्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और उसका कन्वर्जन भी आपको मिल जाएगा बुक में। तो हमने इस लेंथ की कुछ छोटी बड़ी यूनिट के बारे में डिस्कस किया। अब इससे भी छोटा अगर प्रिसाइज मेजरमेंट करना हो, लाइक साइज ऑफ एटम, तो बहुत छोटा हो जाएगा। मीटर में बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 0.000000 इतने 10-12 जीरो तो लगाने ही पड़ेंगे, और बार बार कॉपी में लिखना उतना आसान नहीं होगा। तो हमने उस छोटे मेजरमेंट के लिए, माइक्रो साइज मेजरमेंट के लिए, फॉर माइक्रो मेजरमेंट we use 1 micron and this is equal to 10⁻⁻⁶ मीटर। इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, U बना करके थोड़ा सा ऐसे U में पीछे से खींच देते हैं, और इसे मानते हैं आप 1 माइक्रोन एंड दिस इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। फिर हम इसके बाद एटम की साइज, न्यूक्लियस की साइज, एक मॉलिक्यूल की साइज, जब हम बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, बहुत छोटी साइज पे काम करते हैं, तो इसी के ऑर्डर में और ज्यादा चीजें बना लेते हैं, जैसे नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर तक की लेंथ को हम इसमें मेजर कर सकते हैं। तो हमने छोटी यूनिट जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो जैसे मैंने शुरुआत किया था कि एसआई सिस्टम जो हमने बनाया है अपना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, वो हर जगह पे यूज कर पाना इतना आसान नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन हम अगर ऐसे लिखें कि 0.00000001 और हर बार हमको 5-6 बार लिखना हो, तो वैसे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इससे आसान क्या था कि हम एक ऐसी यूनिट चूज करें जिसमें हम सहूलियत हो अपने लिए 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, याद करना आसान हो, लिखना आसान हो, हमारा एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हो तो उसमें आसानी हो। तो इसके लिए हमने छोटी यूनिट भी डिसाइड की और फिर उसका कन्वर्जन कर लिया मीटर में। बड़ी यूनिट भी डिसाइड की और उसका कन्वर्जन कर लिया मीटर में। डे टू डे लाइफ में जो हम अपने अर्थ पे छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट या बीच की कोई यूनिट मेजर करते हैं, फुट हो गया, यार्ड हो गया, माइल हो गया, इंच हो गया, इन सब जो हम यूज करते हैं वो हमारे लिए इसमें काम करना ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा हम इसका कन्वर्जन जान जाएंगे। बस हमें ये पता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हमारा काम, अपना वर्क करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इंच में ही करेंगे। इंच में काम करना हमारे लिए आसान है, फुट में काम करना हमारे लिए आसान है। हमारे कमरे फुट में ही बनते हैं, चाहे लेंथ हो चाहे एरिया हो। लेकिन हमें पता है कि अगर हमें कोई बोल दे कि भाई इसका एरिया आप निकालो मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया की एसआई यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही होती है, मीटर इंटू मीटर। तो आप उसका एरिया निकाल के दिखाओ मीटर स्क्वायर में, तो हमको पता है कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं। हम इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा भाई एक फुट का स्क्वायर, 1 फुट स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो हमें कन्वर्जन ही पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसी में काम करें, क्योंकि यहाँ देखो ये 1 है, लेकिन ये थोड़ा सा डेटा अजीब है, 0.0254, लेकिन इसे बोलना, इस पर काम करना ज्यादा सहूलियत है, ज्यादा आसान है। तो हमने इसको ऐसे ही बने रहने दिया, इसी में काम किया। और ये चीजें जाननी भी जरूरी है, हालांकि आपके न्यूमेरिकल पर्पस के लिए नहीं, कहीं कुछ जगह पे आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इस सब का बराबर आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट और यूनिट, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते चले कि छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट के लिए हमने कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट डिजाइन किए हैं। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन मेजरमेंट ऑफ एरिया। एरिया के लिए हमने जो कॉमनली हम एरिया मेजर करते हैं, अपने यहाँ आपने सुना होगा बीघे में, एकड़, हेक्टेयर। हेक्टेयर हालांकि कम ही चलता है, कई स्टेट में, कई राज्यों में अपने यहाँ हेक्टेयर चलता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग एरिया चलते हैं। अगर हमें कन्वर्जन नहीं पता होगा, अगर हम सिर्फ बीघे में बात करेंगे कि हमारे यहाँ जमीन मिलती है और जमीन खरीदना है हमें, और बीघे का हमको पता है, तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर जमीन खरीदेंगे तो वहां पर आपको अगर ये मेजरमेंट का स्केल नहीं आता है तो आपको दिक्कत होनी ही होनी है। आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि
एक बीघे में कितने स्क्वायर मीटर होता है, या फिर कितने एकड़ होता है, कितने हेक्टेयर होता है। सो अपने यहाँ कॉमनली यूज किया जाता है एकड़। तो एरिया के लिए लिख लेते हैं कुछ कॉमन यूनिट्स फॉर एरिया। तो एरिया के लिए जो मैंने बताया कि अपने यहाँ अगर जमीन वगैरह खरीदते हैं तो बीघे में जनरली मेजर करते हैं। अब एकड़ भी चलता है, तो सबसे ज्यादा जो इंडिया में चलता है वो एकड़ ही चलता है। सो 1 एकड़ कितने मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। एक और यूनिट होती है जो पंजाब वगैरह में ज्यादा यूज की जाती है और अदर स्टेट में भी यूज होती है, हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर is equivalent to 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा जो अलग अलग जगह पे लोकल में यूज किया जाता है, ऐसे बहुत सारे एरिया के यूनिट जो होते हैं लोकल में यूज होते हैं, उन्हें हम नहीं लिखते हैं क्योंकि उनका बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला है एकड़। कई सारे आपके सवालों में मिलेगा। हेक्टेयर भी कई सारे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इनका कन्वर्जन यहाँ पे लिख दिया कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर एंड 1 एकड़ इज इक्वल टू 4047 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम को हर जगह पे यूज करना आसान है नहीं। आसान क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत ज्यादा मास होने पर हमें बहुत ज्यादा डेटा यूज करना पड़ेगा और बोलने में भी दिक्कत है। मान लो अगर कंपेयर ही करना है और 2 ट्रक पे कोयला लदा हुआ है और एक ट्रक पे 6523 किलोग्राम और एक ट्रक पे 4362 किलोग्राम। अब लास्ट के डिजिट वाले कुछ जम नहीं रहे, तो हम इन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इस 1000 किलोग्राम को 1 बना दिया। तो इसके लिए हमने यूज किया टन। 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। अब इसमें काम करना हमारे लिए आसान हो गया। नंबर्स देखो, 1 सिर्फ 1 आपको बोलना है। अगर इसके आगे 1324 लिखा हुआ है तो 324 जब हम कंपेयर करेंगे और किसी में है 222, तो उन दोनों को आपस में कंपेयर करना आसान हो गया। हम उन्हें चाहे तो नेगेट भी कर सकते हैं। किसी ट्रक पे 1 टन है, किसी ट्रक पे 2 टन है, किसी ट्रक पे 10 टन है, किसी ट्रक पे 60 टन है। इसमें बात करना आसान हो गया। सो 1 टन इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। प्रैक्टिकली हम इससे भी ज्यादा यूज करते हैं। एक और यूनिट बहुत यूज की जाती है, क्विंटल। और आप सबको इसका कन्वर्जन तो पता ही होगा। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। अब ये तो टन और क्विंटल हो गया। एक और यूनिट हम यूज करते थे जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे रहते थे, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर एफपीएस सिस्टम फैला दिया और हमें आदत पड़ गई ब्रिटिश सिस्टम में, यानी कि एफपीएस वाले में काम करने की। एफपीएस में मास के लिए हम क्या यूज करते हैं? पाउंड। एक्चुअली पाउंड में हम जो शॉर्टकट इसका लिखते हैं, पाउंड ऐसे लिखा जाता है एलबी। अब एलबी का पूरा आप फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता है भाई। उनके यहाँ पाउंड तो करेंसी भी चलती है। ब्रिटेन में करेंसी को भी पाउंड ही बोलते हैं। तो कुछ होगा उनका लिंकेज, कुछ होगा इनका आपस में लिंक, लेकिन इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है। अगर मुझे लिखना हो 1 पाउंड तो ऐसे लिखा जाएगा 1 LB। 1 LB का मतलब 1 पाउंड। सो 1 पाउंड इज द अनदर प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल ना बोले, एक सिस्टम है जो कहीं कहीं यूज होता है। और 1 पाउंड अगर आप देखें तो 0.4593, 0.45 और इसके आगे 53 अप्रोक्सीमेटली इतने केजी के इक्वल होता है 1 पाउंड। और भी मास की यूनिट अलग अलग कंट्रीज में चलती है, जैसे आउंस। आपने सुना होगा इतने आउंस का इसका ब्रेन है, इतने आउंस का। ये छोटी यूनिट है। इसको भी आप चाहें तो इसका भी कन्वर्जन किलोग्राम में कितना होता है निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आजकल तो कई सारे फैसिलिटी है आपके पास, इसका
कन्वर्जन आप देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, चाहे कहीं पर भी, कि 1 आउंस कितने केजी के इक्वल होता है। अब ये तो रह गया एक प्रैक्टिकली जो हम ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन कुछ यूनिट और होती हैं, जैसे माइक्रो साइज यूनिट, बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन का मास, एटम का मास। तो इसके लिए हमने फिर से वही काम किया कि बजाय इसके कि हम ऐसे लिखें, इतना लंबा चौड़ा लिखें, इसको छोटा करते हैं। तो हमने एटम के मास के लिए एटम साइज लाइक ऑब्जेक्ट, अगर उतने छोटे लेवल पे जाके हमको मास का कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हमने एक यूनिट बनाई, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट एक कार्बन एटम के 1/12 पार्ट के मास के इक्विवेलेंट होता है। भाई कार्बन में 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन को अगर 12 से डिवाइड कर दो तो इसका मतलब नियरली 1 प्रोटॉन के, मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट। आप इसका डिटेल स्टडी करेंगे क्लास 12 के चैप्टर न्यूक्लियस में, वहां पर हम पूरा इसका डेसिमल पॉइंट तक इसका केजी में मास लिखेंगे। बट यहां पर हम केवल उन यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो एक छोटी यूनिट भी होती है, एक छोटा स्केल भी होता है। जब हम एटम साइज के ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं और उसका मास कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए हमने जो यूनिट डिसाइड की है एटॉमिक मास यूनिट, और वो कार्बन 12 के 1/12 मास के इक्विवेलेंट होता है। जो भी इसका मास होगा उसे डिवाइड कर देंगे 12 से, नियरली 1 प्रोटॉन और हाइड्रोजन न्यूक्लियस के मास के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ये हो गया आपका। इसके बाद एक बड़ी यूनिट भी होती है प्लैनेट साइज के लिए, हाँ, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। अगर आपने सुना हो, चंद्रशेखर लिमिट इज द लार्जेस्ट और बिग यूनिट ऑफ मास। एक्चुअली इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना जरूरी भी है। वन CSL चंद्रशेखर लिमिट, ये इक्वल होता है 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। और इससे हमने डिसाइड किया हुआ है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर एक साउथ इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट, साउथ इंडिया के रहने वाले, और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता चला जाए तो कब तक वो स्टेबल रह पाएगा, कब तक वो अपने इस शेप को मेंटेन रख पाएगा। क्योंकि जैसे जैसे मास बढ़ता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बढ़ेगा। ये एक ऑब्जेक्ट मान लो है अर्थ लाइन, जैसे अर्थ है। अब अर्थ के ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल, मतलब यहां वाला मास और यहां वाला मास एक दूसरे को खींच रहे हैं। ये वाले मास और ये वाले मास भी एक दूसरे को खींच रहे हैं। मतलब ऐसे अर्थ के चारों तरफ से जो बाउंड्री लाइन के मासेस हैं वो सब के सब एक दूसरे को खींच रहे हैं और अर्थ स्टेबल है। लेकिन अगर ये मास बढ़ता चला जाए तो इनके आपस में खींचने का, यानी कि एक दूसरे को दबाने का जो फोर्स होगा वो फोर्स भी बढ़ेगा। तो कितना मास बढ़ जाए तब तक ये स्टेबल रह सकते हैं। उस लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेंगे ये टूट जाएंगे, बिल्कुल चूरा बन जाएंगे, टूट के अलग अलग बिखर जाएंगे। जैसे अगर एक सरफेस के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर अगर पहाड़ है और उसकी रेंज हम मान लेते हैं कि मान लो 4 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर हाइट है, तो उसने अर्थ के ऊपर वो रुका हुआ है। अगर उसके ऊपर और मास रखा जाए तो वो अर्थ को दबाना शुरू करता है और दबा के फिर अपनी साइज वापस से 4 किलोमीटर कर लेता है। कुछ और मास रख दे तो फिर से वो थोड़ा सा दबा करके फिर अपनी साइज को, अपनी लेंथ को, अपनी हाइट को कितना कर लेता है, 4 किलोमीटर। जस्ट सिमिलर इन द केस, चंद्रशेखर ने बताया कि हम अगर एक ऑब्जेक्ट के मास के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा मास लेकर के और स्टेबलाइज रह सकता है, स्टेबल रह सकता है। 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। शुरुआत में ये जो उनकी थ्योरी थी वो ज्यादा सफल नहीं रही थी। बाद में चलकर सब लोगों ने इसको माना, जब रिसर्च आगे बढ़ा एस्ट्रोफिजिक्स पे, कि हाँ ये बिल्कुल सही थ्योरी थी। क्योंकि बाद में चल करके एक आपने थ्योरी पढ़ी होगी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इस सब से रिलेटेड है। ये चीजें हम अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। इसके बारे में चंद्रशेखर ने जो सोचा कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक हैवी ऑब्जेक्ट है तो वो कितना भारी मास लेकर के और स्टेबल रह सकता है। अर्थ का मास है, ऐसे अर्थ के जैसे 3-4 और अर्थ हो जाएं और बिल्कुल एक गोला जैसा बना लें, एक स्फीयर जैसा बना लें, तो क्या वो स्फीयर जैसा मेंटेन अपने आप को रख पाएंगे? क्या वो मास एक दूसरे को दबाएगा नहीं? भाई मास तो एक फोर्स लगाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और चारों तरफ से एक दूसरे को फोर्स लगा करके एक दूसरे को दबाएंगे। जैसे लड्डू है
और उसको आप हाथों में रख करके चारों तरफ से ऐसे दबाएं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ज्यादा फोर्स लगा देने पर बिल्कुल चूरा हो जाएगा, बिखर जाएगा और टूट जाएगा। ऐसे ही अर्थ भी चारों तरफ से जो इसके मासेस है वो एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। और ज्यादा मास बढ़ाओगे तो और ज्यादा फोर्स बढ़ेगा। एक लिमिट ऐसी होगी कि उस लिमिट को क्रॉस कर दोगे, उस लिमिट के पार चले जाओगे और बढ़ जाएगा मास, तो फोर्स भी इतना बढ़ जाएगा कि एक दूसरे को दबा के और टूट जाएगा, वो शेप मेंटेन नहीं रख पाएगा। और वो मास की लिमिट कितनी थी? 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। इसके इस लिमिट के ऊपर जाने पर, इसीलिए इसको बोला गया चंद्रशेखर लिमिट। इस लिमिट के ऊपर जाने पर अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास इससे ज्यादा बढ़ गया, इस लिमिट को क्रॉस कर गया, तो वो ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं रह पाएगा। जो हमारी सोलर फैमिली है उसमें हमने एक्सपेरिमेंट करके देखे कि एक ऑब्जेक्ट का मास इतना है वो स्टेबल है, एक ऑब्जेक्ट का मास इतना ज्यादा बड़ा है वो स्टेबल है। तो हमने इस पर और ज्यादा रिसर्च की और पाया कि मैक्सिमम कितना मास लेकर के एक ऑब्जेक्ट स्टेबल रह सकता है, अपनी शेप को मेंटेन रख सकता है। तो वो था 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। इससे ज्यादा अगर मास बढ़ गया, इस लिमिट को क्रॉस कर गया, तो फिर वो ऑब्जेक्ट या वो प्लेनेट या स्टार स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो टूट जाएगा। तो ये था आपका चंद्रशेखर लिमिट। इसके बाद एक और यूनिट होती है मास की, जो जनरली हम यूज करते हैं, कैरेट। जब सोना वगैरह खरीदने जाते हैं तो उसमें ज्यादा यूज होता है, उसके लिए हम मिलीग्राम भी यूज करते हैं और कन्वर्जन देख लेते हैं क्योंकि किलोग्राम में तो बहुत कम होगा। सो 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम में है, ग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल है ये आपको पता है? 1 किलोग्राम 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। ऐसे ही ये 200 मिलीग्राम के इक्वल होगा 1 कैरेट, क्योंकि काम करना भी आसान हो गया कैरेट में। 1 बोलना आसान हो गया, 2 कैरेट, 3 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट, इसमें काम करना आसान हो गया, बजाय इसके कि हम 0.10 टाइम्स 0, 10 जीरो उसके बाद बोले केजी। अब केजी में तो कोई सोना खरीदता नहीं है, ग्राम में भी कोई सोना इतना ज्यादा खरीदता नहीं है कि हम 200 ग्राम का सोना ले आए हैं, 500 ग्राम सोना ले आए हैं। सो बहुत छोटी मात्रा के लिए, बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए हमने एक और यूनिट इसको प्रैक्टिकली यहाँ यूज करना सीख लिया, कैरेट। और फिर उसका कन्वर्जन कर लिया कि 1 कैरेट कितने ग्राम, कितने मिलीग्राम या कितने किलोग्राम के इक्वल होगा। सो जनरली 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के इक्वल है। अब एक लास्ट और रह गया है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम के लिए कोई बहुत ज्यादा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। टाइम के लिए जो अपना सनराइज और सनसेट है, एक सनराइज से लेके दूसरे सनराइज तक का कितना बोलते हैं उसको? 1 डे। इस 1 डे को अगर हम रिपीटेड एक पूरे 7 दिन तक करें, 7 टाइम्स जोड़ें तो 1 वीक, और 4 सप्ताह जोड़ लें, 2 दिन और जोड़ लें तो 1 मंथ, यानी 30 डेज कर लें। अगर ये 1 सनराइज से लेके अगले सनराइज वाला टाइम रिपीट हो जाए 30 टाइम्स तो 1 मंथ बोलेंगे। ऐसे 365 टाइम्स रिपीट हो जाए तो 1 ईयर बोलेंगे। सो इसको जनरली हमने ऐसे डिसाइड कर दिया। कुछ इसमें चीजें अलग से नोट करनी चाहिए आपको, सोलर डे और सेड्रियल डे, क्योंकि ये डेफिनेशन क्लास 11th में पूछा जाता है। सोलर डे का मतलब होता है, आप बुक्स में पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, कि अर्थ का अपनी एक्सिस पे रोटेशन, एक पूरा चक्कर लगा लेना अपनी एक्सिस पे विद रिस्पेक्ट टू सन, पोजीशनड एट सेम लोकेशन, माने सन हमको एक ही जगह पे दिखाई दे और एक पूरा चक्कर कट जाए, तो वो सोलर डे। ऐसे सेड्रियल डे का मतलब है किसी डिस्टेंट स्टार, कोई बहुत दूर स्टार है, उस स्टार के रिस्पेक्ट में अर्थ का अपनी एक्सिस पर एक कंप्लीट चक्कर लगाना। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है कि उतने टाइम में उस स्टार के रिस्पेक्ट में अर्थ ने अपना पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया अपनी एक्सिस पे, तो उस टाइम ड्यूरेशन को बोलेंगे सेड्रियल डे। ये जो टाइम है सोलर डे और सेड्रियल डे, ये डे टू डे चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इसका एवरेज निकालते हैं। सो कभी भी जब न्यूमेरिकल में इसका यूज करना होता है तो हम एवरेज सोलर डे और एवरेज सेड्रियल डे ही लिखते हैं, क्योंकि ये डे टू डे चेंज होते रहते हैं, हर दिन एक जैसा नहीं रहता। अब एक और बहुत छोटी यूनिट है और काम की यूनिट है, शेक। एंड 1 शेक इज इक्वल टू
10⁻⁸ सेकेंड। कन्वर्जन हमेशा एसआई सिस्टम में ही किया जाता है। जो भी यूनिट आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, एसआई सिस्टम में। और एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट क्या लेते हैं, सेकेंड। मास की यूनिट क्या लेते हैं, किलोग्राम। और लेंथ की यूनिट मीटर। तो जो भी यूनिट हम यूज करने जा रहे हैं, माने ये यूज करना आसान है तो यूज कीजिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वन शेक में कितने सेकंड होते हैं। तो एक बहुत छोटी यूनिट है, वन शेक में 10⁻⁸ सेकंड होते हैं। सो दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। और भी कई सारी यूनिट है, आप उसको चेक कर सकते हैं, सेड्रियल डे, सोलर डे, ल्यूनर मंथ, बहुत सारे इसमें यूनिट है और बहुत आसान है। उनके लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं और छोटे छोटे 2-2 लाइन के डेफिनेशन के टर्म में आप मुझे पॉइंट आउट करके अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं और अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे एकेडमिक एग्जाम में भी ये अक्सर आते रहते हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। बहुत ज्यादा लेवल पे इनका यूज नहीं होता। कुछ ही यूनिट्स ऐसे हैं जो कॉमन यूज किए जाते हैं, सबसे ज्यादा तो एसआई यूज किया जाता है। आपके न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा होगा एसआई सिस्टम में, लेकिन कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। इन सब यूनिट के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हमने डिस्कस किया प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में, और इसके बाद एक छोटी सी चीज और रह गई थी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कन्वेंशन टू राइट द यूनिट्स। हम जब यूनिट लिखते हैं 5 न्यूटन, अगर फोर्स की यूनिट लिख रहे हैं हम एसआई सिस्टम में 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, क्या कोई कन्वेंशन है? तो बिल्कुल हाँ, कन्वेंशन है। हमारे पास एक पूरा का पूरा रूल है, उस रूल से हम चलते हैं और फिर अपने नोटबुक में अपना एक्सपेरिमेंट करके जब हम लिखते हैं डेटा को, तो यूनिट लिखने का अपना एक तरीका है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। हालांकि जनरली हम गलतियां करते हैं और इस पर एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाता है, ये और बात है। लेकिन अगर आप पूरा सिस्टम से लिखेंगे तो वो कहा जाएगा कि भाई नियम का पालन कर रहे हैं। जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए हैं टू राइट द यूनिट्स इन प्रॉपर वे, जो यूनिट लिखने का तरीका है उसका एक नियम बना हुआ है। तो इस रूल्स के बारे में हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अब इसके बाद यूनिट और मेजरमेंट के नेक्स्ट लेक्चर में, चौथे लेक्चर में हम कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम अपना मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट में लेंथ का मेजरमेंट हमारे सिलेबस में है और उसके कुछ फेमस मेथड्स भी हैं, उनको डिस्कस करेंगे।